हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह से फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उसी तरह से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इक्विलिब्रियम किन रिएक्शंस में एस्टेब्लिश होगा। तो बच्चों, आपने जब आप 10th में थे तो आपने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी, यानी केमिकल रिएक्शंस। एक वो जो रिवर्सिबल होती हैं और एक वो जो इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल मतलब यूनिडायरेक्शनल, यानी वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन से हम अगर रिएक्शन करवाएंगे तो केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट वापस से अगर हम चाहेंगे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट वापस उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इसको हम यूनिडायरेक्शनल या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। कौन सी दो तरीके की रिएक्शन होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें एस्टेब्लिश नहीं होगा इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती क्या हैं? सपोज हमने कहा H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब इस रिएक्शन में वापस सिर्फ H2 से Cl2 रिएक्शन करेगा और HCl गैस बनेगी, H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस। लेकिन HCl गैस यहाँ पर Cl2 और H2 नहीं बनाएगा डिकम्पोजिशन में। तो ये ऐसी है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम कैन नॉट एस्टेब्लिश, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कैन नॉट एस्टेब्लिश। ठीक है। दूसरी तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे होती हैं? जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए। सपोज कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हैं A प्लस B और ये चेंज हो रहे हैं C प्लस D में, और ये जो प्रोडक्ट हैं C और D वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम इस तरह से एरो डबल हेडेड, मतलब दोनों डायरेक्शन से हाफ हेडेड एरो बना करके इस तरह से इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो इधर वाली जो रिएक्शन है ये कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये एरो का डायरेक्शन क्या बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। ठीक है। और जो इधर से इधर आ रहा है एरो, ये वाला, यानी C प्लस D से A और B बन रहा है, ये कहलाती है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही थी, केवल फॉरवर्ड हो रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं हो रही थी। रिवर्सिबल में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है। ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल क्या हुई? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएंगे बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं
उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन्ड। वो कब होगा? व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, व्हेन कब होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस कंडीशन में यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2-3 तरीके की रिएक्शन दे दी, 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा गया इनमें से किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे आपको खास तौर से देखने वाली ये बात है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनकी अगर डिसोसिएशन की रिएक्शन आपको दी जाती है तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है हमेशा वीक एसिड और वीक बेस में। ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे तो यहाँ पे रिमार्क लगा के लिख लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और बेस की कोई रिएक्शन दी गई है तो इक्विलिब्रियम किसमें मेंटेन होगा? वीक एसिड और वीक बेस में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सपोज आपको दिया गया कि HCl से H2 प्लस Cl2 बन रहा है, ये रिएक्शन है, और CH3 COOH से H प्लस एंड CH3 COO माइनस बन रहा है ये। तो ये सपोज आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आपको ये नॉलेज अपना अप्लाई करना है कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, यानी पूरे तरीके से H2Cl2 में, या फिर HCl है अकेला, सिंपली HCl है और HCl को पानी में घोला गया है तो ये H3O प्लस में और OH माइनस में आयनाइज हो जाएगा, और ये पूरे तरीके से आयनाइज हो जाएगा, नहीं कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा इसका। एंड यहाँ पर इस केस में इक्विलिब्रियम विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। इस केस में भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम कब मिलेगा आपको? वीक एसिड्स के केस में या वीक बेस के केस में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। सपोज आपसे इसी तरह से पूछ दिया कि NaOH के डिसोसिएशन में और NH4OH के डिसोसिएशन में किस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NH4OH कैसा है? वीक बेस है। वीक बेस जहाँ पर होगा वहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और यानी जहाँ पे रिएक्शन बहुत स्लो होती है, प्रोसेस स्लो होती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सपोज आपको ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया तो आप बता दें। क्योंकि आजकल CBSE में ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन, यानी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने वाले क्वेश्चन हैं। आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके, आप दिमाग अप्लाई करके आंसर दे पा रहे हैं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देन तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमने बात की। अब हम देखें कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा कैसे। सपोज एक हमने ये माना कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, ठीक है। अब इसमें इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में कब मेंटेन होगा, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें विद टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर है टाइम, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का हाईएस्ट होगा। कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो हाईएस्ट होगा। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा, इनिशियल की बात कर रहे हैं, उस समय जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिए हैं, तो उनका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा या और प्रोडक्ट बना नहीं होगा, यानी
अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट किसका ज़्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पर टाइम कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर मिनट या पर आवर यानी टाइम के रेस्पॉन्स में कितना बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको, यानी केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर ही पढ़ेंगे आप। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट के टर्म्स में भी और रिएक्टेंट के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट के टर्म्स में करेंगे तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? रेट ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में भी और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स के टर्म में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट है वो धीरे धीरे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रहा है रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो इनिशियली क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन एकदम हाई होगा कंसंट्रेशन के टर्म्स में, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब जितना भी है पूरा 100% कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट कम रह जाएंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी। और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? प्रोडक्ट शुरुआत में कम थे, यानी उस समय रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए क्या होगी? 0 होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने से क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में बढ़ेगा। तो हम अगर इसमें ग्राफ खींचे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें वो इस तरह से मिलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है घट रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में घटेगी और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में बढ़ेगी। ठीक है। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगी। तो सपोज हमने ये माना कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है तो अभी रेट हाईएस्ट होगी, फिर धीरे धीरे वो घट करके इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये घट करके ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी पहले शुरुआत में घटी और फिर कांस्टेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ेगा, यानी इनिशियली वो क्या था? 0 था और फिर 0 से बढ़ करके क्या हुआ? ये पहले बढ़ा धीरे धीरे टाइम के साथ में, और फिर वो क्या हो गया? फिर उसका रेट भी उतना ही हो गया जितना रिएक्टेंट का था। ये एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम की बात है। यानी ये वाला है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ये लिखने की बात नहीं है, ये आपको समझने की बात है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इनिशियली 0 था तो इनिशियली रेट भी 0 होगी, फिर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट उसके प्रोड्यूस होने की बढ़ रही है, प्रोड्यूस होने की रेट बढ़ रही है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होंगे। ये जो प्रोडक्ट का ये वाला बन रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से बन रहा है, ये वाला सी और डी रिएक्शन करके फिर ए भी बनाएंगे तो ये रेट शुरुआत में 0 होगी, फिर क्या होगा? फिर ये बढ़ेगी। ए प्लस बी सी और डी बनाएंगे तो शुरुआत में इनका कंसंट्रेशन फुल है, 100% है, तो ये मैक्सिमम होगा। फिर धीरे धीरे जब ये कन्वर्ट होने लगेंगे सी और डी में तो ये रेट इनका यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का डिक्रीज होने लगेगा। तो रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं ये क्या हो गई? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली 0 थी, फिर वो बढ़ गई और बढ़ करके मैक्सिमम एक ऐसा टाइम आया जब वो कैसे हो गई? कांस्टेंट हो गई। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया? पहले इनिशियली हाईएस्ट था और फिर
यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कब हो गया, जब ये दोनों का रेट बराबर हो गया। किस कंडीशन में, यानी इस टाइम पे दोनों कांस्टेंट हो गए, यानी ये जो टाइम है यहाँ पर दोनों का रेट बराबर हो गया, तो ये टाइम से लेकर ये जितना भी टाइम है, अब ये क्या है, ये जो कंडीशन आ गई, ये कंडीशन इस टाइम पे क्या आ गया, ये कंडीशन कैसी आ गई, इक्विलिब्रियम की आ गई। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये जो रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का, वो कैसा है, इक्वल हो गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए। उससे ये हमें नहीं देखना होता है कि कंसंट्रेशन कितना रिएक्टेंट का बचा या कितना खर्च हुआ, प्रोडक्ट का कितना बना, उससे कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होनी चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर हम रेट के टर्म में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, एट इक्विलिब्रियम concentration of each species। each species का मतलब हुआ चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी हर स्पीसीज का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स becomes constant। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट पूरे खर्च हो जाए और एकदम लास्ट में जाकर के इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो। ये भी हो सकता है कि थोड़े से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए और तुरंत इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और बहुत थोड़ा सा ही रिएक्टेंट खर्च हुआ है, यानी रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, रेट ऑफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन लगभग 50% कंप्लीट हो गई, यानी आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और फिर उसके बाद में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गया। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हुआ। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो भी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर सपोज हमने ये जनरल रिएक्शन ली है, तो हम कब कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, अगर रिएक्टेंट मीन्स कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों मीन्स ग्राफ आपको बनाने के लिए आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, इस तरह से, तो वो चीज़ आपको देखनी है, समझनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का ग्राफ ले रहे हैं,
सपोज ए और बी है और सी और डी है और हम इनके कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर है कंसंट्रेशन और यहाँ पर है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 लाइन बना के दे रही हूँ, आप समझिए और देखिए, बताइए कि ये क्या किस चीज की लाइन हो सकती है, ठीक है। एक लाइन तो ये है, और एक लाइन ये, ठीक। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? कंसंट्रेशन लिखा है, टाइम लिखा है। अब आप सोचिए क्या है ये ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 लाइनें बनी है, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा है, यहाँ टाइम लिखा है। अब आप समझ जाइए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन किसका घटता है? एक लाइन नीचे आ रही है, नीचे आ रही मतलब कंसंट्रेशन घट रहा है, एक लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर ये लाइन कांस्टेंट हो गई, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रही। ऐसा ही इसके साथ है, पहले घटी ये वाला ग्राफ, फिर ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि ये ग्राफ लाइन है किस चीज की, जिसमें ऊपर से नीचे आ रही है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, तो इसको मान लेते हैं हम रिएक्टेंट ए प्लस बी, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा, ठीक है, यानी घटेगा समय के साथ कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा आएगा, यानी समय के साथ बढ़ेगा। तो ये क्या जो लाइन दिखा रहे हैं, ये लाइन दिखा रहे हैं किसका कंसंट्रेशन है? सी प्लस डी का कंसंट्रेशन आपको दिखा रहे हैं। फिर यहीं पर देखिए, जहाँ पे कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन, ये ऐसा है टाइम की पूरा कांस्टेंट हो रहा है। देखिए जरा ध्यान से, इसका कंसंट्रेशन सी और डी और ए और बी का कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जब चेंज नहीं हो रहा तो वो कंडीशन जिसमें ना ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहा ना ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो हमने आपको क्या बताई थी? इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होगी, या फिर दूसरी कंडीशन में हम ग्राफ में ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए हैं। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ कांस्टेंट हो गया, ये तो ये वाला, ये जो यहाँ पर टाइम है, यहाँ पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस तरह से हमको ग्राफ दिया जा सकता है और हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज का ग्राफ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको दिमाग से सोचना होगा कि अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है रिएक्टेंट स्पीसीज का और प्रोडक्ट स्पीसीज का, कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिख रहा है अगर आपको ग्राफ में टाइम के साथ, यानी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, और किसी भी प्लेस में आपको ऐसा दिख रहा है कि रिएक्टेंट और उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है प्रोडक्ट का, तो वो ग्राफ इक्विलिब्रियम शो कर रहा होगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हुआ है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और टाइम की बात करेंगे, तो जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो, सेम हो, वही टाइम पर हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक प्रोसेस है। ये सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट था, हेबर्स ने किया था। हेबर्स प्रोसेस आपने बहुत सुन रखी होगी, अमोनिया के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, यानी कि N2 + 3H2 = 2NH3। ये जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बन रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कई एक्सपेरिमेंट किए और उसमें N2 और H2 का इनिशियल अमाउंट कुछ भी लिया, अलग अलग अमाउंट लिया और उसको एक बंद कंटेनर में उन्होंने रखा, और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अमोनिया का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। यानी जब जो भी इक्विलिब्रियम, जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर उस समय तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं थी, उस समय तो ये था कि रिएक्शन का वो रिजल्ट था, ठीक है ना। तो अमोनिया का जो कंसंट्रेशन था वो कांस्टेंट मिला कुछ टाइम के बाद में।
फिर इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे H2 की जगह इन्होंने ले लिया, N2 ले लिया और H2 की जगह H2 मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया 3D2 एंड यहाँ पे बन गया 2ND3, अमोनिया की जगह ND3 बन गया। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने यही देखा कि कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में ये जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें ये स्पीसीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये मतलब इनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए। तो इससे उनको ये लगा कि ये ऐसी, फिर उन्होंने क्या किया अभी और ज्यादा क्लियर करने के लिए ये वाला जो मिक्सचर था इसको, यानी ये एक्सपेरिमेंट का मिक्सचर लेकर के और ये एक्सपेरिमेंट का मिक्सचर लेकर के दोनों को इंटरमिक्स कर दिया और मिला दिया। एक्सपेरिमेंट मान लो अगर ये 1 है, ये 2 हो गया, और एक्सपेरिमेंट 3 में किया क्या, तीनों को उठाकर इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को, पूरे रिएक्शन मिक्सचर को उठा करके इंटरमिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो फिर सारे स्पीसीज यानी NH3 का जो क्वांटिटी थी वो फिर भी कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ उसमें क्या चीज थी, ND3 यानी अमोनिया के जो जो कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सारे कॉम्बिनेशन मिले। NH3 मिला, ND3 मिला, फिर NHD2 मिला, NH2D मिला, इस तरह से। इसी तरह से हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का भी इसमें कंसंट्रेशन जो था वो H2 एंड HD एंड D2, इस तरह से सारी स्पीसीज इनको उसमें मिली। जब सारी स्पीसीज मिली इसका मतलब ये है कि रिएक्शन बंद नहीं हुई है। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि रिएक्शन बंद हो गई, इनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट मिल रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो इस तरह से इंटरमिक्स होने पर ये जो इक्विलिब्रियम में मिक्सचर मिला, ये सिद्ध करता है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अब रिएक्शन मिक्सचर में ये सारी स्पीसीज मिल रही हैं। ये सारी स्पीसीज कब मिलेंगी, जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे तभी ये सारी स्पीसीज मिलेंगे। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो इक्विलिब्रियम है इट इज ए स्टैटिक कंडीशन, इट इज नॉट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इससे ये सिद्ध हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक कंडीशन नहीं है, इट इज ए डायनेमिक कंडीशन है, यानी इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जा रहा है लेकिन रिएक्शन हो रही है, यानी बैकवर्ड में भी रिएक्शन हो रही है और फॉरवर्ड में भी रिएक्शन हो रही है। ये मिक्सचर में ND3 तो यहाँ था, NH3 था, बट NHD2 नहीं था, NH2D नहीं था। तो ये सारी जो चीजें आ गई रिएक्शन मिक्सचर में, ये सिद्ध कर रही हैं। यहाँ पे H2 की जगह HD हो गया, D2 की जगह है ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हो रही है, यानी फिर भी स्पीसीज कांस्टेंट है बट रिएक्शन चल रही है। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन उसमें मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट हो जाने से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक, देन एक आध और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम N2 और H2 इक्वल टू 2NH3 ले, अभी तो हमने ऐसे सिंपली आपको ABCD लेकर के समझा दिया। सपोज N2 और H2 के इक्विलिब्रियम को हम मेजर करें और देखें तो जो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर सब टाइम, मोलर कंसंट्रेशन और टाइम का, वो ग्राफ हमें किस तरह से मिलता है तो देखिए। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको एक ग्राफ दे रहे हैं, आप इस ग्राफ को देख करके बताइए कि क्या ये इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है कंडीशन को कि नहीं करता है। ये आप देखिए और इसको आप देख करके हमें बताइए। ठीक है, ये ग्राफ है और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ है। इस पर हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और यहाँ पर टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमको 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, तो इस तरह से ग्राफ मिल रहा है हमको।
इस तरह से हमको ये ग्राफ मिला, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ देख करके ये बताना है कि ये ग्राफ क्या इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इतना बता देती हूँ कि ये रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सपोज आपके एग्जाम में ये आ गया क्वेश्चन, अब आपने इक्विलिब्रियम तो पढ़ रखा है, तो आप उसको देख करके, अब आप इसको ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इसमें मेंटेन हो गया या नहीं है, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, रिएक्टेंट यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया है, लाइन थोड़ी तिरछी बन गई है शायद, एकदम सीधी लाइन बनाएंगे, इसके पैरेलल ही बनाएंगे ग्राफ खींचते समय, आप ध्यान रखेंगे। तो ये कैसा है, टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन फिक्स है टाइम के साथ में। बनाते समय ध्यान रखिए, ये लाइन ये वाली जो है ऐसी वाली, ये सब पैरेलल बनेंगी टाइम के एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया रिएक्टेंट का, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, और इसका कंसंट्रेशन कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें इस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दूसरे रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सब कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी ये क्या है, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपने पहले दूसरी पढ़ी थी, यानी ग्राफ देखा था, एकदम रट नहीं लेना है, आपको अपना दिमाग लगा के सोचना है, समझना है और जवाब देना है, रेट ऑफ रिएक्शन के केस में भी और कंसंट्रेशन के केस में भी। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है जिसको मैं बता रही थी, ये ग्राफ है N2 + 3s2, N2 + 3s2 रिवर्सिबल टू NH3। इस इक्वेशन के लिए ये जो ग्राफ है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करें एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस रिएक्शन का ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये है डिपिक्शन ऑफ, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, किसका ग्राफ है, डिपिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम और N2 + 3s2 = 2NH3। ऐसे कोई भी रिएक्शन का आपको ग्राफ दिया जा सकता है, ग्राफ डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपने इक्विलिब्रियम का ग्राफ पढ़ा था वो डिफरेंट था, तो ग्राफ डिफरेंट हो सकते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ अगर रिएक्टेंट का कांस्टेंट है और प्रोडक्ट का कांस्टेंट है तो वो कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड दोनों बराबर हैं, कांस्टेंट नहीं है, बराबर हैं, तो वो किसका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का ग्राफ है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना है आपको, तभी जवाब देना है। चलिए एक और हम लेते हैं, चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको बताएंगे, फिर मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिया है कंसंट्रेशन, ठीक, और यहाँ पर हमने लिया है टाइम। इस तरह, ठीक है। अगर हमें इस तरीके का कोई ग्राफ मिल रहा है तो आप ये देख करके बताइए कि ये क्या है। इस ग्राफ में ये जो लाइन है वो रिएक्टेंट की है और ये लाइन है ये प्रोडक्ट की है,
ठीक है, यानी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ है और टाइम का है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ ये है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का ग्राफ ये है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आपको इस ग्राफ में किसी टाइम पे इक्विलिब्रियम दिख रहा है, या क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर पूछा जाए इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें आपको दिखाई दे रही है क्या या नहीं है, जो भी है आप कैसे बताएंगे। तो आप आपका जो दो चीजें आपने पढ़ी हैं, दो चीजों में क्या चीज, दो पॉइंट मैंने जो अलग से बताए हैं आपको, अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की सेम है तो, या फिर कंसंट्रेशन दोनों स्पीसीज का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, वहां पे सेम वाली बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तब तो अब आप यहाँ पर देखिए, है कोई ऐसी कंडीशन आपको यहाँ दिख रही है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा हो। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये जो लाइन है यहाँ पर, एक ये देखो प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, पैरेलल है यहाँ पर, और ये रिएक्टेंट का कांस्टेंट है, यानी इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये इसकी काय की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, ये वाली। इस टाइम पे ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। इस टाइम के पहले क्या था, इस टाइम के पहले और इस टाइम के बाद में ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। इस टाइम पे रिएक्टेंट भी कांस्टेंट है ये, और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गई कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है डेपिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फॉर H2 गैस प्लस I2 गैस इक्वल टू 2HI गैस, यानी इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का ये डिपिक्शन ग्राफिकल होगा। ठीक है, अब अगर आपको हम एक और ग्राफ दे दें आपकी टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे टाइम दे दिया हमने आपको, और यहाँ पर हमने दे दिया आपको रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमने आपको ये दो लाइन दे दी, ठीक। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि ये ग्राफ क्या इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को इसमें कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा है क्या। आपने देख लिया होगा, जवाब सोच लिया होगा, यस और नो, बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा आपके में कि यहाँ पर भी सेम है, कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, मतलब आपके दिमाग में जवाब आया होगा यस। यस आया है ना, अगर यस आया है तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि आपने ये चीज नहीं देखी, मैंने आपको बार बार बताया, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर देखो घट रही है। आपने इन दोनों ग्राफ से इसको और इसके पहले वाले ग्राफ से कंपैरिजन किया होगा, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ये तो घट रही है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की हुई, ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये बढ़ रहा है यहाँ पे टाइम के साथ, तो ये हुआ आपका कैसा, बैकवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, बल्कि हम इसको यहाँ 0 से बनाना शुरू करेंगे तब ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का है क्योंकि बढ़ रहा है। आपने कांस्टेंट देख करके जवाब दिया, आपने ये नहीं देखा होगा कि यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, रेट है। कंसंट्रेशन पे हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो रिएक्टिंग स्पीसीज का प्रोडक्ट का कांस्टेंट होगा, तो वो इक्विलिब्रियम है।
लेकिन अगर हम रेट के टर्म्स में देखेंगे, रेट और टाइम के टर्म्स में, तो हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। अब की बार ध्यान से देखिएगा, क्या ले रहे हैं हम? यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम और यहाँ पर हम ले रहे हैं रेट। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो टाइम है t, हम मान लेते हैं इसको t2, तो टाइम t2 पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है या नहीं है? मतलब ये जो रिएक्शन है टाइम t2 पर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? ठीक है, बताइए ध्यान से देख करके। पहले आपको क्या देखना है कि ग्राफ किसके बीच में है? रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में है। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में कब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है? कब इक्विलिब्रियम होता है? जब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दोनों ही रेट ऑफ आगे और पीछे वाली दोनों ही रिएक्शन के रेट अगर बराबर हैं तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। क्या आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में और मीन्स प्रोडक्ट के टर्म्स में, या हम कहें बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें आप पहले ये देखिए कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, कौन सी बैकवर्ड डायरेक्शन है। जहाँ कंसेंट मतलब रेट घट रहा है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन हुई, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है आपकी ये वाली। ये चीजें आपको समझनी, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन हुई ये वाली। तो अब आप देखिए T2 पर बैकवर्ड डायरेक्शन का ये है और फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, यानी इक्वल तो नहीं है। इसका रेट ये है और इसका रेट ये है। रेट के एक्सिस पे कहाँ काट रहा है? इस T2 टाइम पे, यहाँ पे। तो T2 टाइम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है ये और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है ये। इसका मतलब रेट इक्वल नहीं है, यानी T2 टाइम पर इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड। T2 टाइम पर इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी आपका जवाब है इस टाइम पर इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं इस साइड। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि किस टाइम पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इसमें क्या किसी टाइम पे इक्विलिब्रियम दिखा आपको, या इसमें कहीं भी कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं हुआ, पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि किस टाइम पे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता दिखाई दे रहा है आपको? ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है? देखो, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये जो पॉइंट है इस टाइम पे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी टाइम है, यानी ये टाइम, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये टाइम है, इसको हम t मान लेते हैं या t1 मान लेते हैं। तो इस t1 टाइम पर इस पॉइंट पर दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं। दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का अगर हम रेट देखें तो ये आएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेट ये रहा है ना। और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट देखें वो भी यही आता रहेगा, यानी दोनों का रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इस पॉइंट पे बराबर है। इसका मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम पे यानी T1 टाइम पर
ये जो रिएक्शन थी वो इक्विलिब्रियम में थी 1 सेकंड के लिए या बहुत कम समय के लिए, और उसके बाद फिर ये हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ गया और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो गया। ये और इसके पहले भी वही चीज थी, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा था, बैकवर्ड का कम था। सिर्फ इस टाइम पर T1 टाइम पर दोनों रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हुआ। इसका मतलब सिर्फ इस टाइम पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। तो अब आप समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। थिंकिंग स्किल अपनी बढ़ानी है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को बढ़ाना है, उसी पर एम्फेसाइज करना है। तो आपको टेक्स्ट बुक में अब आपको ये जितना भी हमने पढ़ाया है उसकी एक एक पॉइंट को आपको रीड करना है बहुत ध्यान से, यानी पूरे पेज रीड करने हैं, पेजों की एक एक लाइन आपको रीड करनी है। चलिए अब हम एक दूसरी चीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।